गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बुक है नई बुक और इसका टाइटल है स्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और बीएससी बीएड थर्ड ईयर में भी इसके टॉपिक्स हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट है इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट जो है, प्लांट के पार्ट क्या क्या है। प्लांट पार्ट में जैसे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले रूट, स्टेम, लीफ, ठीक है, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। तो ये जो है यानी कि इसके जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, पादप के विभिन्न अंग तथा मूल, तना, पत्ती, पुष्प, फल जितने भी हैं ये सभी एक इकाई यानी कि सेल से बने होते हैं। ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी सबकी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। और सभी जो सेल्स होती हैं वो अपनी अलग अलग की सेल वॉल होती है अगर हम प्लांट की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल्स जितने भी होते हैं उनकी अपनी अलग अलग सेल वॉल होती है और ये आपस में सीमेंट की यानी कि इंटरसेल्युलर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे ये जुड़े हुए रहते हैं। और एक ही टाइप की जो सेल्स होती है उनका ग्रुप मिलकर एक कार्य करता है, संपादन एक ही जैसा कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम टिश्यू कहते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स which perform same function. ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन, इसे हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टिश्यूज। जो कोशिकाओं का समूह एक तरह का ही कार्य करता है वो हमारे उत्तक कहलाते हैं। और सामान्यतः जो उत्तक में एक समान कोशिकाएं होती हैं, परंतु कभी कभी एक ही कार्य संपादित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। और इसके विपरीत एक ही प्रकार की कोशिकाओं वाले उत्तक जो है वो सिंपल सेल्स होते हैं। जैसे हम इसमें कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं यानी कि एक ही टाइप का काम करने वाले जो टिश्यू होता है, तो वो हमारे क्या होगा, एक ही टाइप के काम करने वाले टिश्यू में अगर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाता है। जैसे जाइलम इसका एग्जांपल है, तो जाइलम जो है इसके जो अवयव हैं वो अलग अलग होते हैं। और सिंपल जो टिश्यूज होते हैं, सिंपल टिश्यू में सारे के सारे जो सेल्स होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, अब प्लांट के विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के उत्तक मिलकर उत्तक तंत्र बनाते हैं। विभिन्न अंगों में विभिन्न प्रकार के उत्तक विभिन्न विभिन्न प्रकार के समूहों में एकत्रित होते हैं और पादपों में अधिचर्म यानी कि एपिडर्मस, एपिडर्मल टिश्यू या फिर ब्राउन टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू ये पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जैसे यहाँ पे हमारा है इसके अंदर, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जितने भी टिश्यूज हैं यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स है वो अलग अलग काम करते हैं। और ये जो सारा है ये हम इनकी जो इनका फंक्शन है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जितने भी सेल से बने हुए हैं इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन है, हम इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन है वो हम स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। इसकी प्लांट एनाटॉमी उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट तो मिला के हम प्लांट बॉटनी पढ़ रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे एनाटॉमी कहते हैं हम इसको। एनाटॉमी क्या है, ये
यानी कि काटना, कट करना, कट या काटना। तो ये हमारा जो है यानी कि लैटिन वर्ड्स यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर और उसका संगठन का हम इसमें प्लांट एनाटॉमी में हम इसका अध्ययन करते हैं। और एनाटॉमी को आंतरिक यानी कि इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं, आंतरिक आकार की भी कहते हैं। और इसमें हम विभिन्न ऊतक का विज्ञान या फिर हिस्टोलॉजी या जो है उनको इसमें सारे सिंपल रूप से यानी कि जो सेल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट किस प्रकार है वो हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब 16वीं सेंचुरी के अंत तक यहाँ पे माइक्रोस्कोप जो है उसकी खोज कर ली गई थी। और प्राचीन भारत में जो प्लांट्स है उनमें 5 क्षेत्र जाने जाते थे। पहले जैसे स्किन है और मांस है, अस्थि है, मज्जा है, स्नायु है और तथा मांस में वल्कल यानी कि बार्क या सतह जो फाइबर्स होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता था। यानी कि प्लांट्स को 5 भागों में विभाजित किया गया था। यानी कि स्किन सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता था, तो त्वक जिसे बोलते हैं, मांस सॉफ्ट या फिर बास्ट टिश्यू जो होते थे, अस्थि बोलते थे, वुड को जो लकड़ी होती है उसको अस्थि का नाम दिया जाता था, और पित्त को मज्जा कहते थे, और स्नायु यानी कि जो फाइबर्स होते हैं प्लांट्स के अंदर उन्हें स्नायु के नाम दिया गया था। और जो मांस यानी कि बार्क है, बार्क को इन्होंने मांस का नाम दिया गया था। एरिस्टोटल के जो स्टूडेंट थे यानी कि थियोफ्रेस्टस जिसे बॉटनी के फादर के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे इन्होंने फ्लोइस यानी कि बार्क बताया, और जाइलॉन को वुड बताया, और मेत्र को पित्त में बने होते थे। यानी कि इन्होंने 3 कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया। जो इन्होंने अपनी पुख्ती यानी कि फ्लोइस जो बार्क को इन्होंने फ्लोइस नाम दिया, जाइलॉन इन्होंने वुड को नाम दिया, और मेत्र यानी कि इन्होंने पित्त को नाम दिया। ठीक है, अब उन्हें वनस्पति विज्ञान में विशेषकर एनाटॉमी का जनक भी माना जाता है। यानी कि फादर ऑफ एनाटॉमी थियोफ्रेस्टस कौन है? फादर ऑफ एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी फादर ऑफ एनाटॉमी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। तो फादर ऑफ एनाटॉमी के जो नाम से इनको थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है। और ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे। 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की सेल्स में का स्वयं के घर पर सुधार किए हुए माइक्रोस्कोप में उनकी संरचना को देखा। यानी कि जो सेल्स थे यानी कि कॉर्क सेल्स में किसने 17वीं सेंचुरी में रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, कॉर्क सेल्स का अध्ययन किया। अपने ही घर पे इन्होंने माइक्रोस्कोप को सुधारा और वहां कॉर्क सेल का इन्होंने अध्ययन किया। अब बाद में नेहेमेग्रू मालपिगी ने बहुत सारे प्लांट्स के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। ग्रू ने 1882 में द एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, मालपिगी ने एनाटॉमी प्लांटेरम नामक पुस्तकें लिखी। और प्लांट्स की जो शारीरिक संरचना होती है, ठीक है, तो एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स और एनाटॉम प्लांटेरम ये इन्होंने बुक्स लिखी, और उसके बारे में पाठक सारे शारीरिक ये संरचना जो होती है उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड की पत्तियों की जो एपिडर्मिस में न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी? जो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1773 से इनका 1858 के बीच में इन्होंने जो ऑर्किड के लीफ होती है उसकी एपिडर्मल सेल्स में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ह्यूगो वॉन बॉल ने जीवद्रव्य की खोज के साथ ही लोगों को ध्यान कोशिका भित्ति से कोशिका के भीतरी संगठन की ओर इन्होंने खींचा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे, और वॉन बॉल ने वाहिकाएं के वैसल्स के बारे में, संरचना की वृद्धि के बारे में बताया, एपिडर्मिस के बारे में बताया, लेंटिसेल्स के बारे में बताया, कॉर्क के बारे में बताया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो पूरे स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में डिस्कशन होता गया, यानी कि उनकी जो थ्योरीज है वो आती गई। अब
तदनुसार सभी जीवित प्राणी यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, थ्योरी किसने दी है? शिल्डन एंड शॉन ने। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। अब इसके बाद में कार्ल वॉन नागियली, इन्होंने मेरिस्टम्स के बारे में यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक मेरिस्टम्स जो होते हैं, संवहन फूल जो होते हैं यानी कि वेस्कुलर बंडल्स के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। स्ट्रासबर्गर ने क्रोमोसोम्स का व्यवहार का अध्ययन किया और हेल्स्टीन ने हिस्टोजन थ्योरी दी। हैपरलैंड ने उत्तकों के कार्य के ऊपर 12 तंत्रों में विभाजित किया और इन्होंने अपने सिद्धांत को फिजियोलॉजिकल प्लांट एनाटॉमी के बारे में इन्होंने अपनी जो थ्योरी है वो इन्होंने प्रेजेंट की। तो इसी तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट आते गए। अब भारत में आर.सी. मिश्रा, एस.सी. महेश्वरी, एस. गुप्ता, जे.जे. शाह, आर.एन. कपिल, डी.डी. पंत और के. चौधरी, वी. पुरी, बी. त्यागी, एस.के. पिल्लई और वाई.डी. त्यागी, नरेश चंद्रा, दलबीर सिंह, ये जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने अलग अलग जो है अपनी रिसर्च इन्होंने प्रस्तुत की। तो अगर हम किसी प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो प्लांट का सिस्टम है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, फ्रूट है, सीड है, तो ये सारे के सारे जो अब हम रूट की बात करते हैं, देखिए रूट हमारी कैसी होती है? रूट हमारी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। अब नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कैसे होती है? देखिए जड़ें हमेशा कहाँ जाती हैं? जड़ें हमेशा जमीन के अंदर जाती हैं, ना कि ऊपर की ओर। जड़ें हमेशा कहाँ जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, यानी कि जियोट्रॉपिक हो गई पॉजिटिवली। ठीक, अब हम बात करते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि प्रकाश की ओर इनकी वृद्धि नहीं होती है, यानी कि जो गमन है रूट्स का वो कहाँ पे हो रहा है? जड़ों की ओर, मिट्टी की ओर हो रहा है, ना कि ऊपर की ओर, सन की ओर हो रहा है। ठीक है, तो यह पादप जो है भूमिगत अंग है और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। और सिस्टम में यानी कि ये जो रूट्स है कहाँ से विकसित हो रही है? मूलांकुर से। देखिए एम्ब्रियो की हम बात करते हैं, एक उसमें प्रांकुर होता है, दूसरा उसमें मूलांकुर होता है। तो रेडिकल यानी कि जो रूट्स है वो कहाँ से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। अब हम बात करते हैं स्टेम्स की। तो स्टेम जो है वो हमारी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है। देखिए ये उल्टी होंगी क्योंकि तना जो है हमेशा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। ठीक है, और तने का जो उद्भव है वो कहाँ पे होता है? वो हमारा तना जो है वो प्ररोह तंत्र यानी कि प्लूम्यूल से विकसित होता है। और रूट्स हमारी दो तरह की होती है, एक होती है टैप रूट, एक होती है हमारी फाइब्रस रूट्स। टैप रूट यानी कि मुस्लामों जिसे कहते हैं वो सभी को पता है, और दूसरी होती है हमारी फाइब्रस यानी कि रेशो के रूप में होती है। ठीक, अब जो है हमारा शूट सिस्टम में यानी कि प्लूम्यूल से इनका विकास होता है। ठीक है, अब तना जो है हमने तना को जैसे ये तना है तो तने के अंदर ये बाहर की जो सरफेस है ये किसमें होती है? ये हमारी एपिडर्मिस होती है। इसके अंदर हमारा कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स के अंदर इसकी हमारी यहाँ पे सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो होता है यहाँ हमारा वेस्कुलर बंडल्स विकसित होते हैं स्टिलर सिस्टम में। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेम के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स में विभाजित होता है। नोड और इंटरनोड क्या होते हैं? पर्व संधि और संधि। देखें शाखाएं पूरे पेड़ में नहीं निकलती हैं, जैसे कहीं कहीं पे ब्रांचेस हमारी यहाँ से निकली फिर यहाँ से निकली, तो पर्व संधियों से शाखाएं विकसित होती हैं, वहां से निकलती हैं, यानी कि ये जो है हमारी जो पर्व संधियां हैं वहीं से शाखाएं निकलती हैं। जो तना है हमेशा पर्व और पर्व संधियों में विभेदित रहता है, यानी कि ये तो हो गई पर्व, ये बीच में पर्व हो गई या पर्व संधियां हो गई, तो तना हमेशा पर्व और पर्व संधियों में विभेदित रहता है। फिर है नेक्स्ट इसके अंदर पत्तियां, यानी कि जो पत्ती चपटी होती है, फैली हुई होती है, और तने की जो पर्व संधियां होती है वहां से ये विकसित होती है, निकलती हैं। पत्ती का काम क्या होता है? पत्ती का काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना, यानी कि फोटोसिंथेसिस का काम करना। और फोटोसिंथेसिस के काम करने यानी कि CO2 और O2 का यहाँ पे ये यूज करते हैं, एक्सचेंज होता है। और CO2 का उपयोग करके यानी कि CO2 वाटर और प्रकाश का उपयोग करके यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 O2 को उपयोग, CO2 को और वाटर का उपयोग करके ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं,
जिसमें कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है, यानी कि एसिमिलेटरी होती है, ये एसिमिलेटरी अंग है, ये स्वांगीकारकारी अंग है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का यानी कि भोजन का निर्माण होता है। और ये हमारा क्या है कि यहाँ पे भोजन का जो निर्माण हो रहा है वो हमारा क्या है कि कार्बोहाइड्रेट बन चुका है और ऑक्सीजन वातावरण में रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे हमें पढ़ना क्या है कि फाइटोलैक्सियन की इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, पत्तियों का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इनका कंडीशन कैसा है, रेटिकुलेट है, पैरेलल है, तो और पत्तियों का मुख्य कार्य जैसे भोजन बना रही है वो किस प्रकार से, कैसे क्या है, कैसे स्टोमेटा किस प्रकार के गैसीय एक्सचेंज किस प्रकार से हो रही है, तो ये हमारा पढ़ना है। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्लावर। तो पुष्प जो है यहाँ पे देखिए दो तरह के पौधे होते हैं, ठीक है, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, तो ये हम खैर डिस्कस कर चुके हैं। अब पुष्पी पादप ये पुष्पी पादप यानी कि एक प्रजनन अंग के रूप में यहाँ पे ये काम करते हैं। और वेजिटेटिव शूट यानी कि ये जो है पुष्प क्या है, ये हमारा स्टेम का ही रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण है, जो पुष्प होते हैं ये हमारे स्टेम के ही रूपांतरित फॉर्म होती है। और जब ये रूपांतरित फॉर्म होती है यानी कि प्ररोग यानी कि पुष्प में तना संघनित होकर चपटी उत्तर बिंब में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रकार तने की भांति ही पुष्प के विभिन्न उपांग भायदल, दल, पुंकेसर, अंडक इत्यादि बनते हैं। तो ये सर्पिल क्रम में, चक्रीय क्रम में ये बनते हैं। तो भायदल और दल इनसे मतलब कैलिक्स और कॉरोला यानी कि जो पुष्प है उसके क्या कौन कौन से भाग होते हैं, बाहर का जो चक्र होता है वो होता है कैलिक्स, इसके अंदर कॉरोला, फिर पुमक यानी कि एंडोशियम, और सबसे अंदर का जो चक्र होता है वो इसे हम गाइनोशियम कहते हैं। तो ये हमारे जो है ये प्रजनन सबसे अंदर के जो गाइनोशियम और इसमें एंडोशियम होता है यानी कि गाइनोशियम का जो निरूपित रूप है। तो पुंकेसर में परागकण और अंडक में बीजांड ओव्यूल उपस्थित होते हैं जिनमें एम्ब्रियोसाइट, एग तथा अन्य संरचनाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्रूट यानी कि फल। तो परागण और निषेचन के पश्चात बीजांड में बीज और अंडाशय में फल मिलता है। और विभिन्न पादपों में विभिन्न प्रकार के फल यानी कि फ्लैशी, ड्राई फ्रूट्स यानी कि फल जो है वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो फल हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग फल जो है वो अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है बीज। तो सीड्स जो होते हैं, तो सीड क्या कहते हैं, पुष्पीय पादपों में बीज फल भित्ति से ढके रहते हैं। बीज में एक बीज पत्री या दो बीज पत्री यानी कि जो बीज हैं वो हमारे एक बीज पत्री भी हो सकते हैं, द्विबीजपत्री भी हो सकते हैं। और इनके आधार पर आवृत बीजी पादपों को यानी कि एंजियोस्पर्म्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स, यानी कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में बांटा गया है। तो बीज में भ्रूणपोष पाया जाता है, कुछ में अधिक होता है कुछ में कम विकसित होता है। अधिक विकसित होता है तो वो भ्रूणपोषी होते हैं, कुछ में अल्प विकसित होता है तो वो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। तो भ्रूण में एक मुख्य अक्ष होता है जिस पर एक अथवा अधिक पत्ती जैसे उपांग उपस्थित जुड़े हुए होते हैं, तो ये उपांग हमारे कोटिलेडन्स कहलाते हैं। बीज पत्राधर कहलाता होता है, इसके अंदर मूलांकुर और प्रांकुर होता है, ठीक है। और सीड कोट से ये ढके हुए होते हैं और इसके साथ में भ्रूणपोष इसमें उपस्थित होता है। जब तक सीड का जर्मिनेशन नहीं हो जाता है उसी भ्रूणपोष से ये अपना जो पोषण है वो इसमें ग्रहण करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसमें सीड, ठीक है। अब मॉड्यूलर ग्रोथ की हम बात करते हैं, यानी कि प्रतिरूपी वृद्धि। पादपों में प्रतिरूपी वृद्धि यानी कि आवृत बीजी पृथ्वी पर व्यापक रूप से, यानी कि जब हम अर्थ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अर्थ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो है उनमें अत्यधिक विविधता होती है, ठीक है। और अत्यधिक विविधता होने के कारण जो है उनके अंदर जो ग्रोथ है वो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सक्रियता यानी कि जो ग्रोथ होती है वो कहाँ पे होती है, शीर्ष पर होती है, यानी कि इनके शीर्ष पर विभ्जोतक जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ से इनकी जो वृद्धि है, यानी कि चाहे हम स्टेम की बात करें चाहे हम रूट की बात करें, तो शीर्ष पर विभ्जोतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या सेल्स पाई जाती है जहाँ पे इनका डिवीजन चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये हमारा और जो विभ्जोतक कोशिका यानी कि शीर्ष पर विभाजित होने के बाद में इन कोशिकाओं में जो डिवीजन है यानी कि इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है, विभिन्न कोशिकाओं में वृद्धि होती है, विविधित होते हैं, तो प्राथमिक वृद्धि कहलाती है, यानी कि जो सेल्स है बाद में से चलती रहती है और कुछ समय के बाद में उनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है।
तो ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ और प्राइमरी ग्रोथ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज की। तो हमारे जो ऊतक होते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं टिश्यूज की, दो तरह के हमारे टिश्यूज होते हैं। एक तो होते हैं कॉम्प्लेक्स, दूसरे होते हैं इसमें सिंपल। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्म सेम वन फंक्शन। या जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं जाइलम का। तो जाइलम जो है वहाँ पे हमारा वाटर का कंडक्शन का काम होता है, पानी का संवहन का काम होता है, जल संवहन का काम होता है। तो जल संवहन का काम करे, लेकिन उसके अवयव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं जो है एक ही प्रकार का फंक्शन करती हैं। ठीक है, अब उत्तर जो है क्या है, मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि एक समान या अधिक प्रकार की जो कोशिकाओं का समूह होता है जिनकी उत्पत्ति समान हो, वे मिलकर एक विशिष्ट कार्य संपादित करती हैं। क्या होता है टिश्यू? यानी कि एक कोशिकाओं का समूह या विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनका समूह जो एक प्रकार का ही कार्य संपादित करती हैं और एक ही प्रकार उनकी उत्पत्ति हो, उसे हम उत्तक कहते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं। अब जो हमारे टिश्यूज हैं उनको तीन समूहों में बांटा गया है। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है इसमें, फर्स्ट है इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक, सेकंड है इसमें परमानेंट और थर्ड है सिक्रीटरी। थर्ड है सिक्रीटरी। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक। अब यहाँ पे ये हमारे तीन प्रकार के जो उत्तक है यानी कि मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट और सिक्रीटरी। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते क्या हैं, विभजनक टिश्यू क्या होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की अगर हम बात करें, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो विभाजन की अवस्था में हो अथवा जिनमें विभाजन की क्षमता हो। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं ये रूट के, जैसे सपोज करो ये हमारा सपोज ये प्लांट है,
यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला क्षेत्र होता है, ये मेरिस्टेमेटिक है, और रूट यहाँ से वृद्धि कर रही है, यानी कि ये इसका मेरिस्टेमेटिक जोन होता है स्टार्टिंग में, फिर यहाँ से ये निकल जाती है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक जोन यानी कि जिस भाग में, किसमें, जिस भाग में वृद्धि करने की क्षमता, यानी कि विभाजन, सॉरी वृद्धि कह रही हूँ, विभाजन करने की क्षमता हो, जिस भाग में विभाजन करने की क्षमता हो, ठीक। तो यहाँ पे हमारे जो स्टार्टिंग होता है, यानी कि शुरू में कहाँ पे रूट की हम बात करेंगे, यानी कि टिप्स की, जैसे हम बात करते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से, तो ये हमारा जो क्षेत्र है, ये हमारा यहाँ पे विभाजन की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, ठीक है। तो ऐसी कोशिकाओं का समूह जो विभाजन की अवस्था में हो, ये क्या है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जो विभाजन की अवस्था में हो या जिनमें विभाजन करने की क्षमता हो, यानी कि इन कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता पाई जाती है, लगातार ये विभाजित होती रहती है, और विभाजन के पश्चात नई कोशिकाएं बनती हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो पीछे हो जाती हैं, फिर ये आगे आगे पूरा क्षेत्र इस तरीके से बढ़ता रहता है, यानी कि पुरानी कोशिकाएं जो पीछे होती जाएंगी, और नई कोशिकाएं, यानी कि जिन पे नई कोशिकाएं जो है उनके पास में ये कैपेबिलिटी, यानी कि लगातार विभाजन की जो कैपेबिलिटी है, लगातार विभाजन की क्षमता होती है इन कोशिकाओं के पास में, और लगातार ये विभाजित होती चली जाती है, यानी कि विभाजन की क्षमता इनके पास में उपस्थित होती है। अब ये कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये कोशिकाएं बहुभुजी होती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं, अथवा आयताकार हो सकती हैं। तो ये सेल्स कैसी हैं, ये पॉलीहेड्रल यानी कि बहुभुजी हो सकती है, राउंड हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, ओवेट हो सकती हैं, यानी कि अंडाकार हो सकती हैं, और साथ ही आयताकार भी ये कोशिकाएं हो सकती हैं। इनमें जनरली जो न्यूक्लियस होता है, बाकी सेल्स के कंपैरिजन में इनमें न्यूक्लियस थोड़ा साइज में बड़ा पाया जाता है, बाकी कोशिकाओं से जो साइज में न्यूक्लियस है वो बड़ा पाया जाता है, और लगभग रिक्तिका विहीन सघन जीव द्रव्य इनमें उपस्थित होता है, यानी कि इनमें वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो वैक्यूल इनमें नहीं होता है, रिक्तिका विहीन होते हैं, और इसमें ये केंद्रक उपस्थित होता है, रिक्तिका विहीन ये होते हैं, और केंद्रक बड़ा होगा बाकी कोशिकाओं से, रिक्तिका विहीन होते हैं। साथ ही इनकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, सेल, प्लांट सेल है, ठीक है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है, कोशिका भित्ति इनकी बनी होती है सेल्यूलोज से। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, वह अंतरा कोशिकीय स्थल इनमें नहीं पाए जाते, देखिए कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है। जब हम बात करते हैं कि मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र जो है सबसे ऊपर की ओर उपस्थित होता है, तो इसमें भी हमने मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र को भी अलग अलग भागों में आगे हम डिवाइड करेंगे, हम इसको पढ़ेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक जो क्षेत्र है उसको भी अलग अलग भागों में जैसे बांटा गया है। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स हैं तो उनको भी हम आगे जैसे लेटरल मेरिस्टेम है, या फिर इसमें जिससे चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर इंट्रासेल्युलर स्पेसिस की इसमें एब्सेंस होती है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इंट्रासेल्युलर स्पेस इसमें नहीं होता है, अंतराकोशिकीय अवकाश इसमें नहीं होता है। और साथ ही इनकी उत्पत्ति के आधार पर ये प्राथमिक अथवा द्वितीयक विभेदक कहलाते हैं। जो इनकी उत्पत्ति होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं हम, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है, यानी कि जो इनकी ओरिजिन है, इनके ओरिजिन के आधार पर इन्हें हम प्राइमरी मेरिस्टेम या इन्हें हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो कभी कभी प्लांट्स में इनकी जो लोकेशन होती है उसके आधार पर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि किस जगह पर ये उपस्थित हैं, कहाँ पे ये उपस्थित हैं, इनकी उपस्थिति के अनुसार इन्हें विभेदित किया जाता है। तो जब हम मेरिस्टेम वाला जो चैप्टर है, जब उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो मेरिस्टेम है उसे कितने अलग अलग जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें इसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे जो प्राइमरी ग्रोथ है और सेकेंडरी ग्रोथ है, यानी कि जो हमारा मेरिस्टेमेटिक भाग है, यानी कि शुरू में ये जो उत्तक होते हैं ये सारे एक ही टाइप के होते हैं, और धीरे धीरे इनका
इनका जो रूपांतरण है वो होता है, और रूपांतरण होने के बाद में यानी कि प्राथमिक वृद्धि होने के बाद में प्ररोह के शीर्ष स्थित तने पे तने का या फिर जैसे मूल शीर्ष है उससे मूल का या शाखाओं का निर्माण होगा, तो किस प्रकार के उत्तक है उनसे बनेंगे, तो ये इनके बारे में जो है मेरिस्टेम वाले चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो ये परमानेंट टिश्यू और सेक्रेटरी टिश्यू हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।